खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट जनाब मियाँ शाहिद साहब। नाज़रीन, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट की बात खासा घिसा पिटा हो चुका है ये मौजूद, मगर क्या करें, बात इस पर करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि सारी की सारी पीटीआई की सेकंड टीयर लीडरशिप जो है वो यही कवालियाँ पढ़ रही है, मगर जहाँ से आवाज़ आनी चाहिए क्या वहाँ से आवाज़ आ रही है? क्या उस तरफ से कोई बर्फ़ पिघली है या नहीं पिघली? तो मैं ज़ाती ख्याल है जब तक वहाँ से आवाज़ नहीं आती बाकी तमाम आवाज़ें बेमानी हैं। ट्रंप की पॉलिसियों से आलमी मालियाती निज़ाम तो दरम बरम हो गया, मगर इसकी बड़ी दिलचस्प फॉल आउट हो रही है। अब नए अलायंसेस बन रहे हैं। अब चीन किस मुल्क की तरफ देख रहा है? यूरोप जो कल तक जो रूस का बहुत बड़ा मुखालिफ था या दुश्मन था, आज वो रूस से मांग रहा है कि हमें एक्सपेंसिव अर्थ दो। हमने जो बिज़नेस छोड़े थे, जो बाइडन की जो पाबंदियाँ थी, वो हम वापस आना चाहते हैं। अब वो आगे से अकड़ कर खड़े हैं जनाब ट्रंप साहब। क्या होता है तो पूरी दुनिया तहोबाला हो रही है। इस पर थोड़ा सा हम नज़र डालेंगे। बड़ी दिलचस्प कहानी है पाकिस्तान में मिनरल इन्वेस्टमेंट। कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान में मिनरल इतने हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, मगर दरमियान में से इन मिनरल्स और आवाम के दरमियान में से शायद हुक्मरान तबके को निकालना पड़ेगा, वरना ये मिनरल्स भी उधर रहेंगे और हम भी इधर रहेंगे। बहरहाल इससे मियाँ साहब से अब स्टोरी लेंगे कि हमारे पास क्या क्या है और उसके होते हुए हम क्यों खज्जल और खार हो रहे हैं और कुछ लोग मौज कर रहे हैं। इसराइल मजीद किन मुस्लिम ममालिक पर कब्जे की कोशिश कर सकता है? ज़ाहिर है उसको फ्री हैंड है। बाइडन भी उसके साथ था, ट्रंप ने भी उसको खुल के माल और असला दे रहा है कि मुसलमानों के गले काटे, और हम भी जो है वो खड़े हैं यतीम बन के। पूरी मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान है, नाटो मुस्लिम उम्मा। जनाब मियाँ साहब, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात, मियाँ साहब जितनी कवालियाँ लोग करते रहें, बैरिस्टर गौहर साहब भी कहते रहें, फलाने साहब भी कहते रहें, जब तक वो 804 वाला जो है वो नहीं हिलेगा, न ज़मीन जुम्बद न जुम्बद गुल मामला होगा। मियाँ साहब देखें काजी साहब, जो तहरीक इंसाफ का मामला है वो मुख्तलिफ मोड़ काटता हुआ और मुख्तलिफ डेवलपमेंट उसमें होती हुई अब इस सतह पे आ गया है कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। अब आज़म सवाती हों या गौहर अली ख़ान हो, अली अमीन गंडापुर हों, मुख्तलिफ जब मुलाकातें होती थी उससे पहले तो आपने देखा कि उससे पहले ये होता था कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई डील नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात कोई किसी किस्म की डील नहीं होगी। लेकिन अब ये होता है कि मुझे भी कहा था मुज़ाकरात के लिए और मैंने भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सके, और अब कहा है कि मुज़ाकरात कर लें। आज़म सवाती साहब ने भी ये कहा और गौहर अली ख़ान आज जो है वो कहते हुए पार्लियामेंट में नज़र आए कि कोई इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का ब्रेक थ्रू होना चाहिए। और इस पर जब पूछा गया कि क्या कोई ऐसी बातचीत हो रही है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। लेकिन मसला काजी साहब ये नहीं है। मसला ये है कि एक तो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और इल्ज़ामात भी ऐसे हैं कि करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और दूसरी जानब ये भी लगाया जा रहा है कि एक दूसरे को गद्दार कहा जा रहा है, एक दूसरे को ये कहा जा रहा है कि वो फलां का एजेंट है। और इस हवाले से क्या बानी पीटीआई को जो तस्वीर है वो असल दिखाई जा रही है? वो मुझे नहीं लगता कि असल तस्वीर जो है वो दिखाई जा रही है। और साथ साथ फिर आज गौहर अली ख़ान ये भी कहते हुए पाए गए कि जो अमेरिका में बिल पेश हुआ है कांग्रेस में वो उससे तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है, हालांकि जो इनका अमेरिका का चैप्टर है वो इसको अपना क्रेडिट समझ रहा है। और ये सबसे बड़ा अलमिया जो तहरीक इंसाफ में है वो ये चैप्टर्स ही हैं। कोई पाकिस्तान चैप्टर है, कोई इंग्लैंड चैप्टर है, कोई अमेरिका चैप्टर है, और वो चैप्टर जो है वो अपने अपने घोड़े हाँक रहा है, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं है। और गौहर अली ख़ान जो है उनकी बात कोई नहीं सुनता। आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, वहाँ पर भी ये बात हुई है और आतिफ खान ने यह कहा कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाए हैं इसकी हकीकत क्या है, तो उस पर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, बानी पीटीआई ने ऐसा नहीं कहा था, और ये मामला जो है एक दूसरे के साथ हल किए जाएं। और ये बात जो गुफ्तगू हुई उसने कहा कि हमारी आपस में जो बातचीत हो गई है, लेकिन वो जो इख्तलाफात है वो खत्म नहीं हुए। साथ साथ काजी साहब ये भी देखा गया, मियाँ साहब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मान ली सारी बातें मान ली यार, जिनके कहने से गेट नहीं खुलता जेल का, बड़े बाख्तियार लोग हैं भाई, और उनका इख्तियार भी है, वो जायज़ है माशाल्लाह। एक कैमरा भेज दिया अंदर, ये सारी बातें उनसे कलवा के बाहर ले आए। बात ये है, और वाकई पीटीआई को बिल्कुल अच्छा किया उसने, और हम भी डिसएसोशिएट करते हैं कि जो हमारी हमारी लड़ाई है, हम बिल्कुल इख्तलाफात है तो कोई हो हम खुद लड़ लेंगे, हम बाहर जाके। और मैं इस बात को भी समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमज़ोरी पीटीआई की ये है कि अगर वो अपनी निजात जो है वो अमेरिका के रास्ते से लेना चाहती है तो रहने दे, फिर वो हम इधर से ले लेंगे, हम अमेरिका के डसे हुए और मारे हुए हैं अंदर। मैं ये नहीं कहता कि थोड़ी ज़्यादती और थोड़ा गंद है, मगर सवाल ये है मियाँ साहब कि भाई अगर ये बात है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उससे साइन करवा के या तो प्रेस रिलीज भेज दें, क्योंकि इनको तो मैं नहीं मानता, ये तो रोज़ झूठ बोलते हैं आके हमारे साथ। एक बात
दूसरी बात मियाँ साहब, रोले और पड़ गए, चले मैं उसमें बाद में आऊँगा, मगर ये जितनी गुफ्तगू है ये गुफ्तगू उनके मुंह से करवा के हमें दे दें। बाकी रह गई ये बात कि यार PTI 35 दड़ों में है, कोई दड़ा नहीं है, एक दड़ा है। जिस वक्त तक वो इक़्तिदार में नहीं आता वोट बैंक उसका है, होना उससे भी कुछ नहीं है और हुआ उससे भी कुछ नहीं था। 3.5 साल हमने देखा था जितना मायूस किया था PTI की गवर्नमेंट ने हुक्मरान अवाम को। मगर बात यह है कि ये बातों से क्या होता है? या हम खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, खिलौने दे रहे हैं हमें रोज़ आके, ये तासुर है अवाम में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी स्टोरी गलत है, यकीनन दुरुस्त होगी, मगर इसे सॉलिडिफाई करने के लिए, इसको कंक्रीटाइज करने के लिए, भाई हार से माउथ से बात आ जाए तो बात खत्म हो। इस बारी बात से एग्री करते हैं। आपकी स्टोरी को मैं, आप क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, मैंने आज तक आपकी स्टोरी बाउंस होते हुए नहीं देखी, जितना भी आपका करियर है माशाल्लाह, मगर ये अगर करवा ले तो बेहतर नहीं है? लेकिन कायद साहब, असल में ये सारी जो खबरें हैं ये PTI के अंदर से ही निकल रही हैं। जो भी जाता है वो जाके बानी PTI को कहता है कि मैं बात करता हूँ, मेरे ताल्लुकात हैं, और वो आगे से जवाब क्या आता है? आज तक जवाब कायद साहब तो एक ही आया है ना कि हमसे बात ना की जाए, बात जो है वो सियासी क़यादत से की जाए, और इस्टेब्लिशमेंट इसमें कोई बात नहीं करना चाहती। बात जो है वो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि क्या सियासी क़यादत से किए जाएँ। तो फिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? बातें इसीलिए हो रही हैं कि या तो बानी PTI को जो है वो लाइलम रखा जा रहा है, असल हक़ाइक़ नहीं बताए जा रहे, और आपस की सियासत की जा रही है जो कि नज़र आ रही है। आपने देखा कि मुख्तलिफ बयानात जो हैं कायद साहब, जिस तरह शेर अफजल मरवत जो हैं वो बयान देते हैं, अली मीन गंडापुर बयान देते हैं, आतिफ खान बयान देते हैं, शहराम तरकई जो हैं वो अपनी तरफ से बयान देते हैं, और जो असद कैसर है वो भी कहते हैं कि ये बयान कैसे दिया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पंजाब में आप देख लें, जो हमाद अजहर हैं वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, आलिया हमजा जो कहती हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता। तो ये सारी की सारी मामलात जो हैं ये PTI के अंदर के मामलात हैं और जो बाहर आ रहे हैं, और इस पर जो है बिल्कुल कोई कुरान उठाकर ये कहता है कि मैंने मुज़ाकरात के लिए बातें वो अमल दरामद किया, लेकिन उस पर जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये सारी की सारी सर देखिए जो अमेरिका में कोशिश की गई है, क्या वो कामयाब हुई है? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बात है कि अगर मुझे निजात मेरी जिल्लत से, मेरी गुर्बत से, ऑपरेशन से अमेरिका से दिलवानी है खान साहब ने, तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ आपसे, भाई आप माफ़ी कर। पूरी दुनिया में 20वीं सदी और ये 21वीं सदी, ये जिस तरह खून और जितना जमहूरियत का गला अमेरिका बहादुर ने काटा है, मैं किस किस का नाम लूँ? बर्किना फासो से शुरू हो जाऊँ, कांगो तक जाऊँ, कांगो से होता हुआ मैं चिली में जाऊँ, चिली से होता हुआ मैं कहाँ कहाँ पहुँचूँ? कहाँ कहाँ इन्होंने खून नहीं किया? क्यूबा के साथ इन्होंने क्या करने की कोशिश नहीं की? ये ह्यूगो चेवेज़ के साथ क्या किया? आज वेनेजुएला के साथ क्या कर रहे हैं? ये मुझे आज़ादी दिलाएंगे? बात मियां साहब मैं एक आपको बता दूं, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है PTI की? इनके दामन में कोई नजरियात नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, कोई फर्क नहीं है। नजरियाती एतबार से कह रहा हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके नजरियात एक ही हैं, ये एक ही तबके को पालते हैं और एक ही तबका हमारे ऊपर मुसलत करते हैं। बाकी छोड़ें इस बातों को, बात अब आगे बढ़ते हैं मियां साहब। मतलब जब तक मियां साहब फ्रॉम हार्सेस माउथ कुछ नहीं आता। बात करना चाह रहा हूं इस मामले में, प्लीज सर एक कोशिश हुई थी अमेरिका के अंदर एक कोशिश हुई कि जो एक वार किया जाए एस्टेब्लिशमेंट पर और मौजूदा हुकूमत पर, लेकिन आगे से एक यार अमेरिकी हुकूमत की तरफ से तो नहीं हुई ना, उसमें CIA 2 कांग्रेसमैन की तरफ से हुई है। पर ट्रंप को जो रिपोर्ट दी है मियां साहब, कांग्रेसमैन की तरफ से हुई है ना यार। जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से तो नहीं हुई, लेकिन उसमें देखेंगे बिल बनता है, तो बनेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, उस पे क्रेडिट जो है वो क्यों ले रहे हैं PTI वाले? उनको नहीं लेना चाहिए यार। देखिए वो तो उन 6 बंदों के पीछे पड़ गए हैं, उन्होंने कहा जो अपने तौर पे मिले यहाँ के, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक होना पड़ेगा कायद साहब। लेकिन ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर एतमाद का इजहार कर दिया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया है, और एक वफ्द जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में आ रहा है और वो आला मुलाकातें भी करेगा। 10 से 15 तारीख तक वो पाकिस्तान में रहेंगे और उसमें जो है वो अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी, सियासी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। लेकिन उसमें वाज़ेह तौर पर जो शेड्यूल दिया गया है, जो दिलचस्प बात है, उसमें यह कहा गया है कि वो सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, लेकिन बानी PTI से कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है। जेल का दौरा का शेड्यूल नहीं है, हो जाएगा ना, जो कि कहा जा रहा था यहाँ पर कि वो बानी PTI से मुलाकातें भी करेंगे। मीर साहब ये जब देखें वो आएगा वफद आए, पहली बात तो ये है कि हमें अपनी आज़ादी और हकूक़ जो हैं और हमारी जो बहुत ज़रूरत है, या कौमी मसला है, या गुर्बत का मसला है, या और बेइंसाफ़ी है, यहाँ पे एक छोटी सी अलीट जो है उसको पाल पाल के हम फावे हो चुके हैं, पंजाबी में जिसे कहते हैं। ये हमारे सारे मसले हैं और ये मसले ये IMF, वर्ल्ड बैंक और जो एक
हुक्मरान तबका अमेरिका बहादुर या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट हमारे ऊपर मुसलत करती है, हमें तो अमेरिका बहादुर से भी लड़ना पड़ेगा अगर हमने आज़ादियाँ लेनी है। जे जाए कि हम उनसे कहें कि आओ हमें आज़ाद कराओ, पहले अमेरिकी अवाम तो आज़ाद हो जाए। एक खबर देता जाऊँ, वो मैं देता जाऊँ, ये मुकम्मल खबर है और ये मुकम्मल तौर पर क्रेडिबल खबर है और जो है वो जिसको कहते हैं कि बाकायदा रिपोर्ट है कि ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर दिया है। और अमेरिका की CIA और पेंटागन ने बाकायदा तौर पर ट्रंप इंतजामिया को ये रिपोर्ट दी है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन है। और इस हवाले से 2 वफ़द आ रहे हैं काजी साहब, मैं एक छोटी सी खबर देना चाह रहा हूँ। 2 वफ़द आ रहे हैं, एक वफ़द जो है वो कल पहुँचेगा, 2 दिन पाकिस्तान में रहेगा, मिनरल्स के हवाले से अहम सरमायाकारी भी करने का जो है वो MOU हो सकते हैं। दूसरा वफ़द जो है वो 10 से 15 तारीख को आएगा और वो भी पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकात करेगा और दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात की बेहतरी है उस पर बातचीत की जाएगी और ताल्लुकात कैसे लेके आगे चलने हैं उस पर बातचीत की जाएगी। मियाँ साहब देखें ना, मतलब सोच पे तो है नहीं है, मुझे तो लगता है कि हम इस मुल्क के अवाम की बेहतरी अमेरिका से ताल्लुकात देखें ना, हेनरी किसिंजर ने कहा था कि इट इज़ वेरी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट इट इज़ वेरी फैटल टू बी अमेरिका। जो अमेरिका का दोस्त होना मोहलक है, ये हेनरी किसिंजर ने कहा है, जो उनका बहुत बड़ा एक क्या सतून कहते हैं। ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं तो ट्रंप साहब आलमी मालियाती निज़ाम से क्या कर रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं और हमारी नाचीज़ राय में उनको होगा क्या अमेरिकी अवाम के साथ इसके नतीजे में और दुनिया के साथ, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मियां साहब, अब जो हमारी स्टोरी है ट्रंप की पॉलिसियों के हवाले से, मैं थोड़ी सी बैकग्राउंडर आपको बताना चाहता हूँ। ये 90 की दहाई की बात है, आप तो तब स्कूल में होंगे और होनहार तालिब इल्म के तौर पे। तो मुझे याद है मियां साहब के ये आ गया जी कि एक CIA का मुबैना मुलाजम दानिश्वर था, उसका बड़ा सा नाम था एंड ऑफ हिस्ट्री, उसने एक थीसिस दे दिया, फ्रांसिस फुकुयामा नाम था उसका, तो ये एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन होगी। ये तब की बात है जब 89 और 90 में आन जहानी सोवियत यूनियन आन जहानी हो गया। अब इन्होंने अब यहाँ हमने तो लाइन लगा के पीछे, हमारा दानिश्वर इतना यानी सबसर्विएंट है कि वो माशाल्लाह हर बंदा जी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ग्लोबल विलेज बन रहा है। तब हम जुम्मा मैगजीन की इंचार्ज हुआ करती थी, हमारे बहुत बड़े अखबार की खालिदा यूसुफ साहबा हमारी भी कुलीग रही हैं। हमने उनसे एक सफ़ा मांगा और हमने अर्ज़ की कि ये कुछ नहीं है, ये फ्राडिया है और ये जो है ये सरकारी थेरी है अमेरिका बहादुर की और आलमी साम्राज्य की दुनिया पर तसल्लुत जमाने के लिए, मगर ये भी नहीं चलेगी। और वो ग्लोबल विलेज आज किधर गया? अब ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ओ अब तो अब टैरिफ अब वापस हो, अब फैक्ट्रियां पुटो, फैक्ट्रियां उठा के सुबह गोया इनके कहने से सवेरे सवेरे फैक्ट्रियां उठा के लोग जो हैं वो अमेरिका बहादुर में चले जाएंगे और अमेरिका दोबारा अजीम हो जाएगा। बात ये मियाँ साहब कि मैं अब इस पर आता हूँ कि आज क्या हो रहा है, इस पर आप अपना कमेंट भी दीजिएगा। अब जो चीन है कल तक वो भारत के साथ सरहदी झगड़ों में मुब्तला था, अब वो उसकी तरफ देख रहा है कि वो कहते हैं कि जो मैं ज़रई अजनास मंगाता था, अब चूंकि वो अब लोग अल्टरनेटिव देख रहे हैं, यूरोप रूस की तरफ देख रहा है। जो मेन चेन्स थी, जो वहाँ पे कारोबार बंद करके अमेरिका की सैंक्शन की वजह से यूरोपियन कंपनियां भागी थी इससे रशिया से, वो अब जाके उससे रिक्वेस्ट कर रही हैं। मिसाल देता हूँ, ये जो बहुत बड़ी चेन है बर्गर की, अमेरिकन जो है, तो उसका नाम उन्होंने बदल दिया। वो जो एक काफ़ी है उसका नाम बदल के पहले था उन्होंने कर दिया स्टार काफ़ी, जिसका स्टार बक नाम था। वो लोकल जो सरमायादार थे चाइना के, उन्होंने ख़रीद ली। अब इनको अल्टरनेटिव चाहिए क्योंकि बहरहाल अमेरिका बहुत बड़ी मैशत है, एक दुनिया की बहुत बड़ी मैशत है। अब उसकी अल्टरनेटिव तलाश करने के लिए दुनिया भाग पड़ी है। अब रही बात ये कि क्या ये अमेरिका को ये इसका निज़ाम ग्रेट बनाएगा? नहीं, इसकी कीमत अमेरिकी अवाम देंगे। अमेरिका में एक गाड़ी 4,000 से 12,000 डॉलर महंगी हो जाएगी। अमेरिका में हर चीज़ जो है उसकी कीमतों को पर लग जाएंगे। और मैं एक खबर और भी दूं, अगर मैं यहाँ पे मेरी टीम दिखा सके कि हज़ारों की तादाद में लोग ट्रंप के खिलाफ बाहर आ चुके हैं। और मैं आपको खबर देता हूँ ट्रंप क्या सोच रहा है, ये भी खबर कहीं से आई है कि जो प्रो ट्रंप लोग हैं वो भी बाहर निकलेंगे। यानी तो किसी किस्म की वहाँ पे इतनी ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि इस वक्त अमेरिकी अवाम जो हैं वो सड़कों पर हैं।
ये नाजरीन आप देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं और तुम तो हमें अजीम बनाने आए थे, हम तो जलील ख्वार होकर रह गए। यानी ये था। और मैंने जिस तरह कहा था, एक ज़माना था कि फ़िल्म प्लाटिनम जुबली करती थी, अब एक हफ्ते में फ़िल्म जो है वो उतर जाती है। और ये जो महंगाई है, मोबाइल की मैं आपको बात बताऊं, ये $2300 का हो जाएगा। ये जो हम लिए फिरते हैं ना, 4-5 लाख में मांग तांग के खरीद लिया करते थे, अब ये 10 लाख का हो जाएगा। बहरहाल इसके तो अल्टरनेटिव होंगे हमें, मगर सवाल ये है कि वो जो उस्ताद यूसुफ हसन का शेर है ना, जो कोह जर्द से उतरा बड़ा सखी बनकर, हमारे हाथ में कासे थमा दिए उसने। तो ये हालत हो रही है। ये फिल्म भी ट्रंप साहब वाली अब उतरने वाली है, बल्कि आधी उतर चुकी है। तो मियाँ साहब, मैं इस पे भी आपका टेक चाहूंगा, जरा मेरी बात की तरदीद या तस्दीक फरमा दीजिए। काजी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आलमी तजारती जंग जो ट्रंप ने छेड़ी है, इसके असरात तो आ रहे हैं। मैं इसमें एक खबर भी दूंगा कि जो बहुत बड़ी खबर है, और चीन क्या करने जा रहा है, और चीन ने बल्कि कर चुका है पहला तजर्बा इसका। लेकिन जो उन्होंने जंग छेड़ी, उससे जो क्रैश कर गई हैं स्टॉक मार्केट्स, वो तो इस वक्त $6.6 ट्रिलियन का नुकसान जो है वो हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी आज स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर गई। इसी तरह भारत में, यूरोप में और पूरी दुनिया की जो है वो मार्केटें जो है वो क्रैश कर गई हैं। और जो बाकी इसमें इस हवाले से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो एसेट्स हैं, जो उनके हिस्से हैं, वो भी कम हो गए हैं। उसमें अली बाबा को नुकसान पहुंचा है, JD.com को नुकसान पहुंचा है, जापानी सरमायाकारी बैंक जो है वो सॉफ्ट बैंक, उसको नुकसान पहुंचा है, सोनी कंपनी, शंघाई, सिंगापुर और सियोल मार्केट जो है उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खबर ये है, वो ये है कि चीन ने जो है करेंसी पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। डिजिटल करेंसी पर 200 ममालिक का उन्होंने एक नेटवर्क जो है बना लिया है, और उसमें जो करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है वो उन्होंने डिजिटल कर ली है। और उस पर काजी साहब सबसे थोड़ी सी इजाज़त दें नाज़रीन, मैं इसकी मियाँ साहब की स्टोरी वही इसको फॉलो करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी उसकी वजाहत कर दूँ। वो लोग जो कारोबार से मेरी तरह वाकिफ़ नहीं है, एक सिस्टम है, उसे स्विफ्ट कहते थे। ये अमरीकी सिस्टम है, इसको अमेरिका कंट्रोल करता है। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट ये है कि ये 4 से 5 दिन में अगर आपने कोई चीज़ बरामद की है, एक कंपनी से आप लेन देन कर रहे हैं, तो 4 से 5 दिन लगते हैं स्विफ्ट को इस्तेमाल करके, और डॉलरों में उसकी पेमेंट होती थी। इसके मुकाबले में वो RNM के नाम से एक नई डिजिटल RNM लेके आ गया है। अच्छा, अब फ़र्क क्या है? जो चीन ने सिर्फ स्विफ्ट को रिप्लेस किया है, उसमें किसी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सिर्फ 4 या 5 सेकंड लगते हैं, और जो अखराजात हैं वो 98% कम हो गए हैं। इस वक्त 38% कारोबार स्विफ्ट से निकल के, यानी जिसे डी-डॉलराइजेशन, और जो मियाँ साहब हमेशा स्टोरी देते रहे हैं कि डॉलर की डिमाइज और कैसे टूटेगा, अब ये सिस्टम उसको रिप्लेस। अच्छा, अब ये मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की आपको खबर देख रहे होंगे आप, ट्रम्प्स टैरिफ्स वाइप आउट ओवर 6 ट्रिलियन ऑन वॉल स्ट्रीट इन एपिक 2-day राउट। तो वो ये बता ये रहा है कि ट्रम्प की जो टैरिफ हैं 6 ट्रिलियन, और याद रखिए कि ये 6000 अरब डॉलर है, 6000 अरब डॉलर। और ये यानी ये अमेरिकी यानी इंडिया की मैशत से ज़्यादा पैसा है। वो 4-5 ट्रिलियन डॉलर की उसकी मैशत बनती है। तो ये जो टिंकरिंग हो रही है, और उसके अलावा IMF ने एक और धमकी कह लें या वार्निंग दी है कि सिग्निफिकेंट रिस्क ग्लोबल इकॉनमी को, यानी रिसेशन जो है 1929 की तर्ज का रिसेशन, 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहते हैं, उसका जो है उस लेवल का ख़तरा जो है इस वक्त पूरे ग्लोब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और ये जो अपनी तलवार से खुदकुशी करता हुआ ये निज़ाम हमें नज़र आ रहा है। और अगर आप ये देखें कि ये निज़ाम की फॉल कहाँ हो रही है, जो इसके मोस्ट एडवांस सेंटर थे, अमेरिका बहादुर से तो बड़ी इकानमी कोई नहीं, 33 ट्रिलियन डॉलर की इकानमी है, और ज़ाहिर है वैसे कर्जा उसमें 36 ट्रिलियन डॉलर का है। मगर हम ये देख रहे हैं कि जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप है, वहाँ पे अब खलबली मची हुई है, अमेरिका में खलबली मची हुई है। और निस्बतन जो गरीब मुल्क थे, या ये जो जिसे गरीब आप एशियन मुल्क कह लें, अब हाँ, लेकिन ये भी कहा जा रहा है, मियाँ साहब आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये सेंचुरी जो है अब एशियन सेंचुरी होगी, ये मगरब की सेंचुरी नहीं होगी? ये जो प्रिडिक्शन थी, ये डू यू थिंक दे आर कमिंग ट्रू? देखें काजी साहब, जो चीन ने अपने इकदाम किए हैं वो बड़े ज़बरदस्त इकदाम हैं। बाकायदा तौर पे जो आपने बात की सर, डिजिटल करेंसी की ट्रांजैक्शन की, अदायगियों की, वो उसी तरह ही हुआ है। और चीन ने
बाकायदा तौर पर इसका तजर्बा किया है। जो मैं सर बता रहा था कि जो सिस्टम आपने कहा कि RMB, उसमें 200 ममालिक उसने अपने साथ जोड़ लिए हैं और एक तजर्बा ये किया गया कि एक इंडोनेशिया में जो है वो अदायगी भेजी गई, वो 8 सेकंड में जो है वो हो गई है, उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो 8 सेकंड में हो गई, जो कि 4 से 5 दिन लगते थे। और इस हवाले से जो डॉलराइजेशन है वो ज़वाल पजीर हो रही है। और इसमें चीन ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो बेल्ट एंड रोड और चाइना लाओस जो रेलवे है और जकार्ता और बोइंग हाई स्पीड रेलवे और जैसे मंसूबे जो हैं वो उनको डिजिटल सिल्क रोड से जो है वो मुंसलिक कर दिया है। चीन तमाम डिजिटल करेंसी को जो है मैदान में ला रहा है और इस हवाले से चीन ने तमाम तर तजर्बे कर लिए हैं। और 98% फीस इससे बचती है और इसमें बहुत से ममालिक ने अपना हिस्सा डाल लिया है। हमारी स्क्रीन पे ये खबर चल रही है, ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा इदारा कह लें, एक गोल्डमैन सैक्स कहते हैं जिसे, इसने कहा है कि रेजेज ऑड्स ऑफ US रिसेशन टू 45%। और ये एक हफ्ते में उन्होंने रिसेशन में, आपको टेक्निकली बता दूं कि एक 4 क्वार्टर में अगर आपकी ग्रोथ नेगेटिव हो जाए तो उसे ये टेक्निकली रिसेशन कहते हैं। लेकिन रिसेशन की कैफियत, अवाम तो हमेशा रिसेशन में रहते हैं, ये याद रखिएगा, भले मैशत ऊपर जा रही हो। अब इनकी मैशत भी, गरीबों की मैशत तो हमेशा रिसेशन में रही। अमेरिका में जो गरीब आदमी है, पहले $8 उसका 1 घंटे की थी, अब $12-13 है, वो भी नहीं मिलते और उनको 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत कश तबके का इस्तेसाल होता है वो अमेरिका बहादुर में होता है। बहरहाल ये रिसेशन आ रहा है। सब ये होना था, पता क्या है, अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ना था, क्योंकि अमेरिका ने जो तजारती जंग सर छेड़ी है उससे अमेरिका को ही इसका नुकसान होगा। जो डॉलर है वो तेज़ी से गिरावट उसकी जो है वो हो रही है और डिजिटल करेंसीज जो हैं वो ऊपर आ रही हैं। चीन ने मुकम्मल तमाम बंदोबस्त कर लिया है और इस हवाले से चाइना इससे पहले ही इस खतरे को बांध गया था और उन्होंने उस वक्त से ही, जब से अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई थी, रिपोर्ट ये कहती है कि उस वक्त से चाइना ने अपना जो है वो काम शुरू कर दिया था। और अब जब ट्रंप ने उन पर टैरिफ नाफिज किया है तो फौरी तौर पर चाइना ने जो है इसका ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से पाकिस्तान ने भी, आज पाकिस्तान में भी डेवलपमेंट हुई है। जो पाकिस्तान को 29% जो है वो टैरिफ लगाया गया है उस पर आज एक अहम इजलास हुआ है और पाकिस्तान ने तजवीज़ ये दी गई है कि जो हम अमेरिका से दरामद करते हैं चीज़ें, उस पर जो है वो टैरिफ कम कर दिया जाए और अमेरिका के साथ नेगोशिएशन की जाए ताकि टैरिफ बैलेंस हो जाए और हमारी जो मुसाबकती हमारा सिस्टम है इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ वो जो है बिल्कुल मुतवाज़न हो जाए, जिसमें हमारी फिर बरामदात जो है उस पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की का सब बात है, अमेरिका में अब जो चीन है वो बिल्कुल डोमिनेट कर गया है और उसने अपनी इकॉनमी को बेहतर से बेहतर बनाना शुरू कर दिया है, ख़ास तौर पर डिजिटल करेंसी के हवाले से। और डिजिटल करेंसी के हवाले से मैं कल एक खबर दूंगा कि पाकिस्तान को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है और पाकिस्तान किस तरह फ़ायदा उठा सकता है और इस मैदान में, और फौरी तौर पर पाकिस्तानी इकॉनमी किस तरह बूस्ट हो सकती है इससे, वो कल एक खबर हम देंगे पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। लेकिन जो चाइना की जानिब से खबर आ रही है वो यही आ रही है कि अब डॉलर की खैर नहीं है, अब डॉलर जो है वो ज़वाल पजीर होता जाएगा और अमेरिका के दिवालिया होने का भी खतरा बढ़ गया है। मियां साहब, हाँ ठीक, मियां साहब देखें, अभी ये इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल, इट विल अगेन, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, राय है मेरी, एक तालिब इल्म, मैशत के तालिब इल्म के तौर पर, अभी 5-7 साल और ये खेल चलेगा। मगर एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं और वापस आएंगे तो बात करेंगे दौलत की। तो कोई कमी नहीं, पाकिस्तान दुनिया के चंद मिनरल रिच कंट्रीज़ में से है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे सामान है, मगर इस सामान और आवाम के दरमियान क्या हाल है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां साहब, मुझे याद है कि मैं इस्लामाबाद में आपके ब्यूरो ऑफिस में बैठा था, हम गप्पे भी लगा रहे थे और आपने मुझे एक रिपोर्ट दिखाई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक आपने मुझे बताया था, बल्कि उस रिपोर्ट में भी तहरीर था कि इवन जो इस्लामाबाद है वहाँ इतनी शेल गैस है कि हम अगर उसको टैप कर लें, शेल गैस नाज़रीन एक तरह से तेल का ही मुतबादल है, यानी ऑयल ही समझ लें आप, तो हमें कोई चीज़ इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। मगर सवाल मियाँ साहब ये होता है कि हम दुनिया के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के दौलत के ज़ख़ीरे पर बैठे हुए हैं, लेकिन हालत हमारी ये है कि बेगिंग बाउल लेते हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ता है कि यार मैं भिखारी नहीं हूँ मगर ज़रूरत पड़ गई है। ये इतनी दौलत के होते हुए हम इतने क्यों यानी माशी तौर पर गिरे हुए हैं, क्या वजह है मियाँ साहब?
काजी साहब, अब शायद वक्त गुजर चुका है। अब कल जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर मिनरल फोरम होने जा रहा है 2025, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। उसमें 2000 से ज़ायद कंपनियाँ आने की तवक्को है, आज वज़ीर पेट्रोलियम ने बताया है। और उसमें आर्मी चीफ जो हैं वो भी खिताब करेंगे, वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, सऊदी वफ़द आएगा, अमेरिकन वफ़द आएगा, उसमें सेंट्रल एशियाई रियासतें वहाँ से वफूद आएंगे, उसमें यूरोपीय वफूद आएंगे, उसमें जो है वो कनाडा से और दीगर ममालिक जो है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। और सारे के सारे पाकिस्तान में मिनरल्स की डेवलपमेंट पर आ रहे हैं, सरमायाकारी पर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर काजी साहब बेशुमार मादनियात हैं। जो बलूचिस्तान है उसको फुल ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे तेल और गैस की, तो मेरे पास एक फिगर है, मैं पूरी रिपोर्ट आपको दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 58 अरब बैरल तेल का जो है वो एक तखमीना है, सिर्फ एक तखमीना है, और 188 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का तखमीना लगाया गया है, जो कई 100 साल के लिए हमारी तवानाई की मुकम्मल जो ज़रूरियात है वो पूरा कर सकती हैं। इसके अलावा सोना का हिसाब हमारे पास है, 1 अरब 65 करोड़ टन का जो ज़खायर का तखमीना है पूरे मुल्क के अंदर वो लगाया गया है। और तांबा जो है 6 अरब टन के ज़खायर पाए जाते हैं और इसका तखमीना है। 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान तांबे के हवाले से। और लोहा जो है वो 1 अरब 40 करोड़ टन के ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। जिप्सम के 4 अरब 80 करोड़ टन के ज़खायर का तखमीना लगाया गया है। नमक जो है 10 अरब टन, मार्बल जो है 297 अरब टन मार्बल के ज़खायर का तखमीना है। और लैंड जिंक जो है वो 2 करोड़ टन उसके ज़खायर हैं। कोयला जो है 186 अरब टन का उसका ज़खीरा है। और दूसरा बड़ा ज़खीरा जो है पाकिस्तान में है दुनिया का। मैग्नीशियम जो है वो 5 लाख टन, क्रोमाइट 25 लाख टन, चांदी 61 करोड़ टन के ज़खायर का अंदाज़ा जो है वो लगाया गया है। ये तमाम ज़खायर जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और इस हवाले से कल जो डेवलपमेंट फोरम जो है वो हो रहा है मिनरल्स का, उसमें ये तमाम तर ब्रीफिंग्स जो हैं वो दी जाएंगी और तमाम डाटा भी जो है वो सामने रखा जाएगा। और साथ साथ ये बताया जाएगा सरमायाकारों को कि उनको कौन कौन सी यहाँ पर सहूलियात दी जाएंगी। कोई बैरियर नहीं होगा, किसी किस्म का सुर्ख फीता नहीं होगा। जो सरमायाकारी करना चाहे वो पाकिस्तान के अंदर आकर बिला टोक बिला खौफ जो है वो सरमायाकारी कर सकता है और उसको उसकी सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। ये तमाम तर जो है वो कल तहफ़्फ़ुज़ात के साथ यहाँ पर फोरम होने जा रहा है। और ये तमाम तर जो मिनरल्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन इससे पहले जो देखा जाए तो मैं एक कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें जो मिनरल एक्सपोर्ट मालियत है इस वक्त पाकिस्तान की वो 1 अरब 18 डॉलर जो है वो है 18 करोड़ डॉलर। और दुनिया में मादनियात की मजमूई एक्सपोर्ट जो होती है वो 1419 अरब डॉलर होती है। और चीन 188 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जो है वो 30 अरब डॉलर की करता है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर कैपेसिटी ये है कि पाकिस्तान भी 30 अरब डॉलर की सालाना एक्सपोर्ट फौरी तौर पर शुरू कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो ज़खायर हैं वो इस तरह आइडेंटिफाइड हैं कि जनूबी वज़ीरिस्तान में जाएं वहाँ पर तांबे के ज़खायर हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान में तांबे के ज़खायर हैं। आपका थर जो है वो कोयले से भरा हुआ है, थर की जितनी पट्टी है कसूर तक आती है वो पेट्रोल और गैस से भरी हुई है। आपका सिंध जो है वहाँ पर गैस के ज़खायर जो है निकल भी रहे हैं। और KPK में ज़खायर अच्छा मियां साहब थोड़ा सा इस पे भी कमेंट करता हूं, तेल के वो खबर और लेनी है आपसे। जो मार्बल का ज़खीरा सर बहुत ज़्यादा है। एक और चीज़ बताऊंगा कि जो स्वात है वो आपका कीमती पत्थरों से भरा हुआ है, नीलम वैली भरी हुई है, गिलगित भरा हुआ है। ये सारे के सारे कल जो है वो फोरम के सामने आपके मुंह में घी शक्कर आज तक की ये कैफियत है और उम्मीद है कि शायद कल ये तब्दील हो जाए। अब तक तो हम यहाँ से सिर्फ काला धन एक्सपोर्ट करते रहे हैं और हम दुबई में प्रॉपर्टियाँ खरीदते रहे हैं, लंदन में हमारी प्रॉपर्टियाँ हैं और ये अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे वसाइल हैं। अल्लाह करे आपकी ज़बान मुबारक हो और ये काम हो सके। और हम दुआ करते हैं कि अगर ये सारा सामान ठेकेदारों की दस्ते बुर्द से बच गया तो कुछ आवाम तक भी आ जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नेट मीटरिंग के हवाले से एक खबर थी और वो 7 रुपये जो बिजली की थी आज फिर डॉन का नीचे एंकर लगा हुआ है मेन फ्रंट पेज पे कि 1.5 रुपये फिर वापस चलेगी। अब वो 5.5 रह गई है, 6.5 रह गई। और क्या वो हुई भी थी बिजली जो कम थी या सिर्फ इसी तरह से यानी कॉन्फ्रेंस ही होनी है उस पर भी? मियाँ साहब काजी साहब ये जो नेट मीटरिंग के हवाले से अभी पॉलिसी फाइनल नहीं है और हो सकता है कि बजट के अंदर ये पॉलिसी फाइनल हो और उसमें जो है वो रेट मुकर्रर हो। लेकिन अभी तक जो हुकूमत कह रही है वो कह रही है कि 10 रुपये फ़ी यूनिट तक जो है वो हो सकती है।
लेकिन वज़ीर आज़म ने अभी तक जो है इसको मौखर किया हुआ है। वज़ीर आज़म की इजाज़त से और काबीना की इजाज़त से ये होगी, लेकिन ये इसके लिए हमें बजट तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और खबर है कायद साहब, जो नेट मीटरिंग के हवाले से ये बात होती है कि नेट मीटरिंग से एक बोझ पड़ता है, एक छुपी हुई दौलत पाकिस्तान के अंदर पड़ी हुई है। मिनरल्स की तो हमने बात कर ली, एक सोलर के से हमारा जो पोटेंशियल है वो 3 लाख मेगावाट का है। 1 मेगावाट पर 800 क्रेडिट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा दे रही है कार्बन कम करने का, और उस पे सोलर पर जो है इस वक्त जितनी नेट मीटरिंग हो चुकी है इसमें 4 करोड़ 30 लाख डॉलर जो है वो अलग हमें मिल सकते हैं, वो मुफ्त के मिल सकते हैं। और इसके अलावा जितनी नेट मीटरिंग बढ़ाएंगे वो डॉलर्स बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा मैं बताऊं, होश रबा इंकशाफात है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जी जी, नहीं, आप एक बात कर रहे हैं कि अभी नेट मीटरिंग के हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा नहीं हुई, ठीक है मियाँ साहब। ये सारे जो मिनरल्स हैं इनमें से एक हिस्सा हम ये कहते हैं कि IPPs के मालकान को दे दें, किसी तरह से वो रच जाएं और सिर्फ हमारी बिजली आज़ाद कर दें। इस मुल्क का मेहनत कश इतना हुनरमंद है और इतनी ये लायक कौम है कि अगर ये जो 500, 200, 150, 50, 60 आदमी हैं, कोई इस तरह का काम करें कि इनका पेट भर जाए और बखुदा आप ये मिनरल्स ना भी निकालें, सिर्फ इस मुल्क के मेहनत कश को और एक सरमाकार को आज़ाद कर दें कि बनाओ, तो यहाँ हुन बरसेगा। मगर कुछ हो नहीं पा रहा। हमने इनके पेट जो है वो, लेकिन साहब ये मिनरल्स तो मौजूद हैं, इस पर तो सरमायाकारी होने जा रही है। इस पर जो है सऊदी अरब बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, अमेरिका बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। नहीं मियां साहब, लेकिन सर इस पर सरमायाकारी तो होने जा रही है, लेकिन जो सोलर नेट मीटरिंग की बात होती है, मैं सोलर नेट मीटरिंग वालों को कहता हूं कि वो जितना सोलर नेट मीटरिंग लगा सकते हैं सोलर अपनी छतों पर लगाएं, क्योंकि एक रिपोर्ट ये कहती है कि अक़वाम मुत्तहिदा इस पर पैसे देगा। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर बाकायदा कार्बन क्रेडिट के नाम से अरबों डॉलर देने को तैयार है, क्योंकि इससे कार्बन कम होता है। कायद साहब ये बहुत बड़ी खबर जो है मैं देने जा रहा हूं कि विंड एनर्जी बनाने से 15 मिलियन डॉलर मिलेंगे मुफ्त के पाकिस्तान को, जो कि किसी को मालूम नहीं है। जो कराची के पास साहिल है, वहां के जो मैंग्रोव के जंगलात हैं, वहां से 12 अरब डॉलर मिल सकते हैं उससे। इस हवाले से 60 साल का मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है हुकूमत सिंध को कि हमसे कर लो। वो हवाले से भी एक जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। ज़राअत के शोबे में कायद साहब 10 करोड़ डॉलर हमें मिल सकते हैं सालाना। नहीं, मेरा सवाल और है। मेरा सवाल यह है कि मैं आपकी खबर की किसी ज़ेर ज़बर से भी इख्तलाफ नहीं करता, मगर बात यह है कि जो लोग पिछले 2012 से मैं इस टीवी पे बैठ के स्टोरी कर रहा हूं और 2012 से ये मुझे IPP से निजात नहीं दिला सके, ये है सब कुछ है यहाँ इतनी दौलत। और डॉक्टर इकराम उल हक ने कहा है कि हमें किसी ठेकेदार को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। आज की आलमी मंडी में टेक्नोलॉजी बिकती है। आप 4 कंसल्टेंट लें, सिर्फ रिकोडिक को टैप कर लें, हम अपने जैसे 35 मुल्कों का कर्जा उतार के फिर भी हमारी दौलत ख़त्म ना हो। मगर सवाल ये है मियाँ साहब, ये नीम हकीम और ख़तरा जान जो ऊपर हमारे मुसल्लत है, इसकी वजह से मुझे डर लगता है। स्टोरी आपकी ठीक है, पोटेंशियल ये मौजूद है, हर जगह है, लेकिन कायद साहब अब होने जा रहा है, अब सरमायाकारी तो आने जा रही है। और जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, वो बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में करने जा रहे हैं। और ट्रंप जो है उन्होंने भी अपनी इंतजामिया को कह दिया है कि वहां पाकिस्तान के अंदर मादनियात में सरमायाकारी करें। ये चीज तो होने जा रही है, लेकिन जो कार्बन आप RPPs की बात करते हैं वो भी आस्ता आस्ता कट होने जा रहे हैं सर। वो इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम होना है, और इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर छुपी हुई बहुत बड़ी दौलत मौजूद है। मैं तो कहता हूं साहब एक खुशखबरी के जी आप खुशखबरी स्टोरी मुकम्मल करें सर। एक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी कम होने जा रही हैं। चलें सर, आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो इतनी कम हो चुकी हैं कि लोगों ने सानू बड़ा मारना जो है वो 4 दिनों में कम हुई है। मैं ये कह रहा हूं अल्लाह करे कि इस मुल्क में 10% कम हुई है। जो ब्रंट ऑयल मार्केट है उसमें $64 और WTI में $60 पे आ गई है मार्केट। और इसमें सिर्फ बिजली की कीमत भी कम होगी, पेट्रोल की कीमत भी कम होगी, डीजल की कीमत भी कम होगी। मैं बता रहा हूं कि LPG की कीमत भी कम होगी और LNG भी कम होगी। मियां साहब, मेरी दुआ है कि इस मुल्क के हर आदमी के फ्लैट लंदन में हो, हर आदमी दुबई में प्रॉपर्टियां खरीदे,
ये मुल्क इतना अमीर हो जाए, इतना अमीर हो जाए कि हर आदमी जो है वो उसके ऑफ शोर अकाउंट्स हों, वो उसके स्विट्ज़रलैंड में असासे हों। इस मुल्क के अवाम के लिए मैं यही दुआ कर सकता हूँ। मगर मियाँ साहब, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो है आज तक ये परसिस्ट की है कि इस मुल्क के अवाम ने एक टाइनी सी माइनॉरिटी को तकरीबन $18 बिलियन माहाना पे पाल रही है। अल्लाह करे ये पैसे ही हम वापस ले लें। यानी ये जो UNDP की रिपोर्ट है कि $18 बिलियन की जो सब्सिडी लेते हैं, ये जो 9-9 लाख की हमसे पेंशन लेते हैं और हमें कहते हैं प्राइवेट, अब हो क्या रहा है? ये अस्पतालों की कीमतें लग रही हैं। इस वक्त जितने सरकारी अस्पताल हैं वो बिकने के लिए मार्केट में आ चुके हैं लाहौर के। मैं यहाँ भी, मेरे दोस्त और मेरे कुलीग हैं, बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम करते हैं, जुनैद साहब, मैं उनके पास बैठा था, उन्होंने मुझे उस बंदे का नाम भी बता दिया जो बोलियों में जा रहे हैं कि 4 आदमी जो गरीब जाके इलाज करवा लेते थे, अब हम उन्हें जो है जिंदा, पहले ही वो खैर से जिंदा दरगोर हैं, अब मजीद कर देंगे। बहरहाल ये सारी आपकी बातें और मेरी बातें अल्लाह करे हमेशा गलत साबित हों और आपकी बातें दुरुस्त साबित हों, मगर जो सूरत अहवाल है उससे नज़रें भी तो चुराई नहीं जा सकती। वापस आते हैं तो देखते हैं कि एक आलमी गुंडा जिसे इसराइल कहते हैं और जिसके पीछे उससे भी बड़ा अमेरिका खड़ा है, ये कितने कब तक मुसलमानों के गले काटता रहेगा और कब तक हम नज़रें झुका के शर्मसार से ज़िंदगी बसर करेंगे। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, अब ज़रा इज़राइल के हवाले से बात करते हैं और बात वो यूँ है, पहले तो मैं इसको जोड़ूंगा एक उस खबर के साथ कि जिस तरीके से यानी पहले सोवियत यूनियन का साने इर्तहाल हुआ और आज हम मगरब को देख रहे हैं कि हमें वहाँ बड़ी बड़ी तहरीकें फूटती नज़र आ रही हैं और एक दूसरे के गिरबान को उन्होंने पकड़ा हुआ है और ख़ुद सबसे दुनिया का जो मजबूत तरीन मुल्क है उसमें ना सिर्फ प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट चल रही है बल्कि अब एंटी ट्रंप भी चल पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि अब अमरीकी अवाम की अक्सरियत जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है, मगर उसकी एक जो रूलिंग माइनॉरिटी है वो इस बर्बरियत से जुड़ी हुई है। गॉड नोज़ हाउ अ जेंटलमैन क्लैड स्पिक एंड स्पैन कैन रिटायर टू अ 1 नाइट गुड स्लीप आफ्टर हैविंग या एटलीस्ट एक एजेंसी बन के लोगों को कत्ल करवाने की एजेंट बन के पता नहीं रात को इनको नींद कैसे आ जाती है। अब इनका क्या एजेंडा है? और मुझे लगता है मियाँ साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, कि अब मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट में तहरीकें उठ खड़ी होंगी अगर इन्होंने आगे यानी बढ़ने की कोशिश की। मगर इनका एजेंडा क्या बताया जा रहा है इजराइल का, मियाँ साहब? देखें कायद साहब, जो गज़ा है वो तो 90% तबाह हो गया है और जो आगे नज़र आ रहा है वो ये है, और ख़बर ये है कि जो इजराइल है वो मगरबी पट्टी की तरफ अब बढ़ेगा और उसके बाद खुदा न खास्ता, लेकिन दुख की बात है कि वो मस्जिद अक्सा की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ चढ़ाई करने का उनका घरौना इरादा है और उसका मज़मूम इरादा है। लेकिन वो इसलिए उसने पहले गज़ा को तबाह किया और तबाह करके उसने ये देख लिया कि मुस्लिम उम्मा जो है वो कहाँ तक उसका रद्दअमल आता है। तो रद्दअमल तो सामने आ गया कि वो खामोश तमाशाई जो है वो हम बैठे हुए हैं बन के और कोई भी मजम्मत जो है उसके आगे नहीं बढ़ा। तो अब वो आगे बढ़ने की जिसारत करने लगा है और ग्रेटर इसराइल की तरफ बढ़ रहा है। ये तो इसराइल का मजमूम इरादा और साथ साथ उसके ट्रंप बिल्कुल साथ मिला हुआ है। ये गठजोड़ है क्योंकि बागराम की तरफ जो है अमेरिका का आना वो इस खित्ते को डिस्टर्ब करने के लिए और वहाँ पर जो गज़ा, इसराइल का गज़ा में हमला करना और तबाह करना वो उस खित्ते को डिस्टर्ब करने के लिए, ये दोनों ममालिक का जो है वो दुनिया को डिस्टर्ब करने का मंसूबा है। और बागराम के अंदर आपने देखा कायद साहब कि वहाँ पर आराम से उन्होंने जो अड्डे दे दिए, और वो अड्डे क्यों दिए हैं? वहाँ पर CIA की इतनी मौजूदगी क्यों आई है? और क्या वहाँ पर जो अमेरिकन असला था वो असला पूरे का पूरा 7 करोड़ से वो इकट्ठा कर लेंगे? ऐसा नहीं है, वो असला इकट्ठा करने नहीं आए सर, वो इस खित्ते को डिस्टर्ब करने आए हैं। जो अमेरिका है वो ईरान पर डायरेक्ट हमला नहीं करेगा बल्कि वो टारगेटेड किलिंग करेगा, वो टारगेटेड हमले करेगा। और वो वाखान के रास्ते क्या चीन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा? क्या वो उन जो मूवमेंट्स हैं उनको हवा नहीं देगा? ये तो इरादे नजर आ रहे हैं कायद साहब। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़े आदमी ने एक इस तरह के ज़माने की तशरीह करते हुए हमें उस्तादों ने सिखाया था कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपका कदम आगे की तरफ जाए तब भी गलत होता है, पीछे की तरफ भी जाए तब भी गलत होता है। जिस तरह आलमी माशी सिस्टम ऑर्गेनिकली अंदर से खोखला हो चुका है और आज खुद ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ कर ये प्लानिंग जो कर रहे हैं,
मैं आपको मियाँ साहब आज प्रिडिक्ट करता हूँ यहाँ पे, पता नहीं अल्लाह करे हमें वो मिनरल मिल जाएं या ना मिलें, पता नहीं अल्लाह करे मिले हमें, लेकिन एक बात मैं आज वसूख से कह रहा हूँ, आज हम एक ऐसी दुनिया के थ्रेशोल्ड पर, दहलीज पर खड़े हैं जिसमें आप, और मैं आपको एक बात अपनी दोबारा से शेयर करता हूँ ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग रिपेटिटिव। 1996 में मैं बार्सिलोना में उस्ताद टेड ग्रांट के पास बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा, ताज़ा आसान इर्तहाल हुआ था जहानी सोवियत यूनियन का, तो मैंने उनसे पूछा कि अब तहरीकें कहाँ बनेगी, अब बर्बादी किसकी होगी? तो बाबा जी ने कहा अब फर्स्ट वर्ल्ड की होगी। और मैं हक्का बक्का रह गया। मैं कहा बाबा जी यहाँ से तो लोग वीज़े लगवा के यहाँ आने की तमन्ना में तड़पते रहते हैं यूरोप और अमेरिका में। उसने कहा हाँ यहीं बुरान आएगा, यहीं बड़ी तहरीकें उठेंगी। ये मैं नहीं कह रहा, टेड ग्रांट, ये टेड ग्रांट जिसके बारे में जिसकी अभी चीज़ जो है फाइनेंशियल टाइम्स तक ने लिखी थी, तकड़ा आदमी था, बहुत बड़ा नज़रिया साज और नज़रिया दान था। तो आज हम ये देख रहे हैं, मुझे ये लगता है मियाँ साहब, मुझे ये लगता है कि इस खुद इजराइल में नेतान्याहू के खिलाफ तहरीक पल रही है, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ तहरीक पल रही है, यूरोप में अगर आप देखें तो एक गवर्नमेंट 4-4 दिन के बाद गायब हो रही है। इतना बड़ा बुरहान है और इसमें एक तबके को, एक टाइनी माइनॉरिटी को पालते पालते नाक तक में दम हो चुका है दुनिया भर के अवाम का। आप अगर देखें तो सिर्फ एक टाइनी माइनॉरिटी है अगर हम देखें। और एक और बात मियां साहब, कहाँ गई वो जमहूरियत? यानी रोमानिया में वहाँ की जो हुक्मरान तबका था उसकी मर्जी के खिलाफ इलेक्शन के रिजल्ट निकले, उन्होंने बंदे ही अंदर करता। मैं आपको रोमानिया की बात बता रहा हूँ। आप ली पेन जो है, ली पेन दूसरी ट्रंप के तौर पर फ्रांस में उभर रही थी, एक्सट्रीम राइट विंग है, एंटी इमिग्रेशन सब कुछ था, उसके खिलाफ अदालत से फैसला दिलवा दिया तो 10 साल जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। गोया लिबरल डेमोक्रेसी के नाम पे इतनी ये खुद बर्बाद हो रहे हैं। दूसरी ये खबर जो हमारी टीम चला रही है, ये क्या है अमेरिका की, लेकिन कैसा हो सकता है ऐसा हो? लेकिन आप देखें इस वक्त हो क्या रहा है सर। देखें जो नेतान्याहू है वो अमेरिका क्या लेने गया है? क्या ट्रंप को उकसाने नहीं गया कि वो हमला कर दे ईरान पर? क्या वो वहां पर ये उकसाने नहीं गया कि ईरान पर हमला करे और वो उधर से हमला करे और इस खित्ते को जो है डिस्टर्ब किया जाए? अगर फर्ज करें ऐसा होता है तो क्या ईरान अपना दिफा का हक नहीं रखता? क्या ईरान के पास वो जो वीडियो हमने देखी थी और नाजरीन को भी दिखाई थी कि उन्होंने ज़मीन दोज एक बहुत बड़ा जो है असले का सिटी बनाया हुआ है, क्या वो उन्होंने वैसे ही रखा? खबर देखें, क्या चीन और रूस जो है इजाजत दे देगा? ये खबर देखें, इस पूरे खित्ते को असल में चीन जो इजराइल और अमेरिका है वो इसलिए डिस्टर्ब करना चाहता है कि उसके बिल्कुल वसाइल पर भी नजर है और उसकी दौलत पर भी नजर है और जो इरादे हैं उन पर भी नजर है। नहीं, इराक पे कब्जा कर लिया अमेरिका ने, मुझे बताएं। शाम जो है उन्हीं को देना पड़ा जिससे अमेरिका बहादुर जो है वो दहशतगर्द कहता था, और हैं भी वो कल के दहशतगर्द आज के दोस्त बन गए इनके। अब ये जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं जिन्होंने सुना बगराम का एयरपोर्ट भी अब अमेरिका के हवाले कर दिया है, ये लोग जो हैं ये कभी किसी बेस में आते हैं, कभी मुजाहिदीन के बेस में आते हैं अंदर से दहशतगर्द। और दहशतगर्दों की हुकूमत जो है वो हर जगह अमेरिका बहादुर मुसल्लत करना चाहता है। हंसी आती है मुझे उन लोगों पर जो कहते हैं कि यहाँ पे जो सिविल आज़ादियाँ हैं वो ट्रंप उधर जाके फ़लस्तीन में बच्चों के गले काटने वाला या कटवाने वाला वो हमें आके आज़ादियाँ देगा। आज़ादी तो हमें लड़ के खुद लेनी पड़ेगी जब तक हम खुद नहीं सियासी तहरीक। लेकिन कैद साहब ट्रंप के उस बयान पर गौर करें, जब ट्रंप ने बयान दिया था कि अफगानिस्तान के अंदर हमारा असला है, हमने वापस लेना, और फिर वो बागराम में आ गया और बागराम दे दिया गया। ये क्या चाल है सर? ये चाल नहीं थी और क्या थी? क्या वहां पर ट्रंप जो है वो टीटीपी से असला ले लेगा? क्या ट्रंप जो है वो बीएलए से असला ले लेगा जो अमेरिका का मसला है उनको दिया गया खुद, और अब खुद आकर जो है वो प्रॉक्सी चलाएंगे? ईरान पर हमला अमरीकी साम्राज्य के कॉफन में लास्ट नेल होगा। ईरान तमाम अमरीकी मफादात जिसने कह दिया है, भले तुर्की हो कोई और मुल्क हो, ये सारे अगर किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई, भले वो मिसाइल के ज़रिए या लड़ाका तैयारों के ज़रिए, तो ईरान उनको दुश्मन। और इसको बिल्कुल ना समझें, जो उन्होंने वो जो एक कैसेट या किसे क्या कहते हैं एक टेप रिलीज़ की थी, या वीडियो फुटेज रिलीज़ की थी, वो एक उनका अंडरग्राउंड गांव है, जैसे विलेज कहा है उन्होंने, वो मिसाइलों का गांव, ऐसे कई हैं वहाँ पर। और ईरान ये जो दुनिया का ये पूरा माशी निज़ाम है, इसको ये जंग दरम बरम करके रख देगी। और आप देखिएगा, अव्वल तो मैं मियाँ साहब आपको ये अर्ज़ कर दूँ, एक बहुत बड़ी अभी बहुत सी खबरें जो हम देते नहीं हैं, मैं मिसाल देता हूँ। आपको पता है जो बाइडन ने क्या किया, जमहूरियत के जो बड़े चाचे मामे बने हुए हैं,
ये जो राइट टू स्ट्राइक था वहां रेलवे वर्कर्स का, वो वापस ले लिया। पहले खुद उनसे मुतालबा किया और उसके बाद वो वापस ले लिया। अब बात यह मियां साहब के मैं लेकिन कायद साहब, अगर इजरायली वजीर आजम ने ट्रंप को उकसाकर हमला करवा दिया तो फिर सरप्राइज मिलने वाला है अमेरिका को। और खबर ये आ रही है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो डायरेक्ट अमेरिका तक जा सकते हैं, जो इजराइल तक तो जाएंगे वहां तक जा सकते हैं। वो कहां से आए, वो कहां से दिए, वो कहां से उनको जो है वो अस्करी कुवत मिली। उन्होंने बड़ी मेहनत की और वो जो उन पर जो है वो पाबंदियां लगी थी। इस दौरान बहुत बड़ी मैं माफी चाहता हूं, मैं अलामा के इस बात पे इसको आज क्लोज होकर कहता हूं, वही बात समझता हूं जैसे हक नए बलाए मस्जिद होना तहजीब का फर्जंद। मैं अपने हवाले से नहीं, मियां साहब के हवाले से कह रहा हूं। इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।